अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने RNA ट्रांसक्रिप्शन वो पढ़ लिया था, और फिर जो है उसकी प्रोसेसिंग, मतलब यूकैरियोटिक RNA जो बना था, नॉन फंक्शनल RNA जो बना था, जिसको आप HRNA कह रहे थे, उसकी प्रोसेसिंग भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस या स्प्लाइसिंग भी कहते हैं। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस से समझने से पहले हम लोग को जेनेटिक कोड समझना पड़ेगा। जेनेटिक कोड देखो, तो यहाँ हम लोग देखते हैं जेनेटिक कोड। ठीक है, क्या होता है जेनेटिक कोड? सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड ऑन mRNA which codes for one amino acids AAS AA एमिनो एसिड। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हैं? सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, देखो mRNA जो बना, mRNA, तो mRNA में क्या होता है? वो बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, यही 3 सेट का एक जो रहेगा, 3 न्यूक्लियोटाइड का जो एक सेट रहेगा, इसी को आप क्या बोलते हैं? ठीक है, वो जेनेटिक कोड कहते हैं। और ये एक कोई भी एक एमिनो एसिड्स को ये कोड करता है। प्रोलिन, अर्जिनिन, किसी भी एक एमिनो एसिड्स को ये क्या करेगा? कोड करेगा। एक जेनेटिक कोड जो है एक एमिनो एसिड्स को कोड करता है। ठीक है, एक एमिनो एसिड, यही जो 3 न्यूक्लियोटाइड का ये जो सीक्वेंस रहता है, 3 न्यूक्लियोटाइड का जो ये जो सेट रहता है, इसी को आप क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। क्या कहेंगे इसको आप? जेनेटिक कोड कहेंगे। ठीक है, अब ये जेनेटिक कोड में एक चीज और अगर आप देखते हैं, जेनेटिक कोड फॉर 1 एमिनो एसिड्स। ठीक है, इसमें अगर आप एक चीज और अगर आप देखेंगे कि हाँ कि ये देखिए कि साइंटिस्ट, मतलब कुछ हम लोग जरा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट का जेनेटिक कोड के स्टडी में कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, साइंटिस्ट एसोसिएटेड विथ स्टडी ऑफ जेनेटिक कोड। पहले साइंटिस्ट थे जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो जॉर्ज गैमो उन्होंने क्या बोला कि जेनेटिक कोड जो होगा वो क्या होगा? ट्रिपलेट होगा, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होगा। 2 न्यूक्लियोटाइड का नहीं होगा, 4, 5, 6 का भी नहीं होगा। कितने का होगा? 3 न्यूक्लियोटाइड। क्यों ऐसा उन्होंने बोला, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा जेनेटिक कोड्स आर ट्रिपलेट, दैट इज 3 न्यूक्लियोटाइड्स। 3 न्यूक्लियोटाइड का क्या रहेगा? वो जेनेटिक कोड रहेगा। जॉर्ज गैमो। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड थे HG खुराना, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। ठीक है, इन्होंने डेवलप्स 3 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड का क्या रहेगा? वो जेनेटिक कोड रहेगा। जॉर्ज गैमो। ठीक है, सेकंड थे HG खुराना, हरगोविंद खुराना। ठीक है, इन्होंने डेवलप्स 3 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड का क्या रहेगा? वो जेनेटिक कोड रहेगा।
a chemical method, develops a chemical method, develops a chemical method for develops a chemical method, ठीक है, for synthesis of RNA with defined sequence of bases, ठीक है, both homopolymer and कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, ठीक है। ये हरगोविंद खुराना थे। तीसरा जो था वो था हरगोविंद खुराना के बाद जॉर्ज गैमो, उनके बाद फिर थे ये मार्शल नीरनबर्ग, मार्शल नीरनबर्ग, ठीक है। मार्शल नीरनबर्ग ने क्या किया था? डेवलप्स अ सेल फ्री सिस्टम, डेवलप्स अ सेल फ्री सिस्टम, ठीक है, फॉर सिंथेसिस ऑफ, फॉर सिंथेसिस ऑफ, ठीक है, डेवलप सेल फ्री फॉर सिंथेसिस ऑफ, ठीक है, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड। ठीक, देखो हरविंद खुराना साहब ने क्या किया। हरविंद का आप तो जानते ही हैं कि प्रोटीन आरएनए कैसे बनेगा, यहां से डीएनए रहेगा, है ना, डीएनए का जो टेम्पलेट स्टैंड होगा, ठीक है, उसी के करस्पॉन्डिंगली आरएनए का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। जो सीक्वेंस इसका होगा उसी के करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस इसका होगा, मतलब उल्टा सीक्वेंस होगा इसका, ठीक है, यही। लेकिन इन्होंने, ठीक है, हरगोविंद खुराना ने मतलब आरएनए बनाने के लिए, और यही आरएनए का, ठीक है, यही एमआरएनए, यही एमआरएनए का 3 जेनेटिक कोड, ठीक है, ये देखिए, ये जेनेटिक कोड के, ये एक जेनेटिक कोड, ये एक खास तरह का जेनेटिक कोड, खास तरह का एमिनो एसिड्स लेकर के आएगा, कोड करेगा, खास तरह का जेनेटिक कोड, खास तरह का एमिनो एसिड्स कोड करेगा, खास तरह का जेनेटिक कोड, खास तरह का एमिनो एसिड्स को कोड करेगा, और फिर ये सब आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते चले जाएंगे, प्रोटीन का या पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये जो आपने देखा कि आरएनए जो बनता है, ठीक है, वो टेम्पलेट के ऊपर बनता है, ठीक है, बिना डीएनए टेम्पलेट के आरएनए नहीं बन सकता। लेकिन हरगोविंद खुराना साहब ने एक ऐसा केमिकल मेथड डेवलप किया, ठीक है, जिसमें आपको टेम्पलेट की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप अपने मन से आरएनए बना सकते हैं, और लेबोरेटरी में विद डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ बेसिस, विद डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ बेसिस का मतलब कि उसका, अभी यहाँ पर देखो, ये आरएनए जो है, इसका सीक्वेंस ऑफ जो बेसिस है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये टेम्पलेट पे डिपेंड कर रहा है, डीएनए पे डिपेंड कर रहा है, आप पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप इस मेथड से, हरगोविंद खुराना साहब के मेथड से अगर आप ये बनाएंगे, ठीक है, अगर आप जो है वो आरएनए बनाएंगे, तो वो आरएनए के साथ क्या होगा, वो डिफाइन, आप उसके सीक्वेंस ऑफ बेसिस को आप डिफाइन करेंगे, मतलब जिस सीक्वेंस ऑफ बेसिस को आप लाना चाहें उस सीक्वेंस ऑफ बेसिस को आप ला सकते हैं। चलो भाई, इसके बाद एडेनिन के बाद आप चाहते हैं गुआनाइलिक एसिड आए तो गुआनाइलिक एसिड आ जाएगा, ठीक है, एडिनाइलिक एसिड आ जाएगा, जैसा चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। वही इसी को क्या बोला जाता है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर एंड डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ बेसिस, ठीक है, डिफाइंड सीक्वेंस, बहुत दोनों तरह का बनाया इन्होंने, होमोपॉलीमर भी बनाया और कोपॉलीमर भी बनाया। होमोपॉलीमर का मतलब तुम लोग समझे, होमोपॉलीमर मतलब, ठीक है, मतलब एडिनिन 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 एडिनिन, एडिनाइलिक एसिड, सबका सब क्या रहेगा, या फिर आप चाहेंगे सारा का सारा एक ही तरह का जो है वो क्या रहे, ठीक है, वो एक ही तरह का क्या रहेगा, वो ऐसा आरएनए रहेगा जिसमें एक ही तरह का
नाइट्रोजनस बेस रहेगा, इसको कहेंगे होमोपॉली या कोपॉलीमर। ठीक है, कोपॉलीमर का मतलब दो तरह का, ठीक है, दो बेस का सीक्वेंस रिपीट करेगा, एटी 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 एटी, ठीक है, इस तरह का सीक्वेंस क्या होगा, वो रिपीट करेगा। तो इसको आप क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर कहेंगे। और होमोपॉलीमर किसका कहेंगे, एक ही तरह का सीक्वेंस जो है वो रिपीट करेगा। नॉर्मली होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है, ठीक है, लेकिन अगर हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पर चाहें, ठीक है, यहाँ पर चाहें तो उससे, ठीक है, इस मेथड से, ये जो केमिकल मेथड जो डेवलप किया था गोविंद खुराना ने, इस मेथड से आप, ठीक है, दोनों होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, मार्शल नीरनबर्ग देखो, इसने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही किया। अब देखिए ये जो एमिनो एसिड्स का जो सीक्वेंस होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वो आरएनए पे डिपेंड करेगा, और आरएनए किस पर डिपेंड करेगा, टेम्पलेट पे डिपेंड करेगा, डीएनए पे डिपेंड करेगा। आप अपने मन से कोई भी सीक्वेंस का, कोई भी एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस का प्रोटीन बना सकते हैं, नहीं ना बना सकते हैं, लेकिन मार्शल नीरनबर्ग ने एक ऐसा, ठीक है, जो प्रोटीन जब भी बनेगा तो कहां पे बनेगा, वो सेल के अंदर बनेगा। ठीक है, अब जब सेल के अंदर बनेगा प्रोटीन तो क्या होगा, तो वो आपके ऊपर तो डिपेंड करेगा, उसका सीक्वेंस आपके ऊपर तो डिपेंड करेगा नहीं, उसका सीक्वेंस जो उस सेल के अंदर आरएनए है, बना है, और जिस डीएनए से बना है उस पर ये क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो आप मार्शल नीरनबर्ग वाला जो है वो एक उन्होंने एक जो है सिस्टम डेवलप किया, जिसको आप कहते हैं सेल फ्री सिस्टम, उन्होंने डेवलप किया फॉर सिंथेसिस ऑफ, किस चीज के सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के लिए। यहाँ पर वही है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर या डिफाइन सीक्वेंस ऑफ बेसिस। ठीक है, आप चाहें तो लिख लीजिए, इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, यानी इसमें किसी तरह का टेम्पलेट नहीं होगा, किसी तरह का आरएनए, किसी तरह का इसमें आरएनए इन्वॉल्व नहीं होगा, किसी तरह का जो है वो आप देखेंगे तो डीएनए इन्वॉल्व नहीं होगा। प्रोटीन है इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। ठीक है, अब फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है, हरगोविंद खुराना, मार्शल नीरनबर्ग, और सबसे लास्ट में उधर लिखते हैं, है ना, ये लास्ट में यही लिख लो, हरगोविंद खुराना, मार्शल नीरनबर्ग, और एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सेवेरो ओक्वा। इन्होंने डेवलप्स सेवेरो ओक्वा एंजाइम्स पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज for synthesis of RNA in template independent manner with defined sequence of bases। देखो क्या लिखा है सेवेरोक्वा एंजाइम में। ठीक है, ये बोलता है कि डेवलप सेवेरोक्वा एंजाइम, सेवेरोक्वा जो जो इंसान थे, साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट,
उन्होंने एक एंजाइम डेवलप किया था जिसका नाम था सेवेरो ओक्वा एंजाइम। क्या नाम उसको, दूसरा दूसरा नाम हम लोग क्या देते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, यानी फॉस्फोराइलेज, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोराइलेज, यानी कि ये फॉस्फोराइलेज का मतलब ये हो गया, फॉस्फोराइलेज का मतलब ये हो गया कि इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का ये क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है, फॉस्फोराइलेज। तो ये क्या बन गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गया, यानी कि एमआरएनए, ठीक है, यानी कि एमआरएनए आरएनए, यानी कि ये क्या बनाते हैं, इस एंजाइम से पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज या सेवेरो ओक्वा एंजाइम से आप आरएनए बना सकते हैं। और ये आरएनए का जो बेस का जो सीक्वेंस होगा वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, वो जो है डिफाइन सीक्वेंस ऑफ बेसेस रहेगा। कहने का मतलब है वो आप पे डिपेंड करेगा, आप जो बेस को लाना चाहें वो बेस को ले आइए। इसका मतलब ये हो गया, क्या ये जो आरएनए बनेगा वो किसी डीएनए के ऊपर बनेगा, नहीं, ये किसी डीएनए के ऊपर नहीं बनेगा, ठीक है, ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में होगा, ठीक है। मतलब ये एंजाइम को यूज करो और कोई सा भी न्यूक्लियोटाइड को अपने हिसाब से, ठीक है, उसके सीक्वेंस को आप डिफाइन करते हुए, मतलब कोई भी न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते चले जाओ। तो ये हो गया, इतने साइंटिस्ट ने जो है वो क्या किया था, इसमें काम किया था। अब जरा सा हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड, ये जेनेटिक कोड जो है की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, और उसको जरा सा हम लोग समझेंगे भी, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है, जीसी लिख दे जेनेटिक कोड को, है ना, आसानी होगी, ठीक है। ये जीसी इज, ठीक है, कैसा होता है, पहला ट्रिपलेट, दूसरा डी जेनरेट, रिडंडेंट, तीसरा कॉमलेस, नॉन ओवरलैपिंग, ट्रिपलेट, डीजेनरेट और रिडंडेंट, कॉमलेस, नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग, अच्छा, स्पेसिफिक, अनएम्बिगुअस, सिक्स्थ स्पेसिफिक और अनएम्बिगुअस, यूनिवर्सल, पोलर, ये इतनी प्रॉपर्टी जो है वो किसकी होती है, जेनेटिक कोड की होती है। अब ये सारी प्रॉपर्टी को वन बाय वन हम लोग समझेंगे।
देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्रिपलेट जेनेटिक कोड। देखो होता क्या है, पहले जरा सा समरी समझ लो प्रोटीन सिंथेसिस की। देखो ये सेल है, सेल में ये क्या है आपको, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनए। इसने क्या बना दिया, इसने डीएनए ने, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बना दिया। यूकैरियोट है तो पहले एचएनआरएनए बनेगा, फिर उससे एमआरएनए बन जाएगा। अब ये जो है फिर बाहर चला गया, एमआरएनए जो है वो कहाँ चला गया, बाहर चला गया, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर आया। और न्यूक्लियस के बाहर आने के बाद फिर ये कहाँ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके, ठीक है, ये जाता है राइबोसोम में। राइबोसोम में देखो, ये राइबोसोम में जाएगा, ये आरएनए जो है एमआरएनए राइबोसोम में गया। वहां जाने के बाद आप गौर करेंगे, राइबोसोम में 2 साइट होती है, 2 सब यूनिट होता है राइबोसोम का, ठीक है। एक तो होता है स्मॉलर, एक तो होता है लार्जर सब यूनिट। और लार्जर सब यूनिट में भी 2 साइट, एक पी साइट और दूसरा ए साइट, पेप्टाइडाइल साइट, अमीनो एकाइल साइट, ठीक है। और इस पूरे सेल में, ये पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में अगर आप देखेंगे, एक सेकेंड, ये सेल के पूरे साइटोप्लाज्म में अगर आप देखेंगे तो टीआरएनए रहता है, टीआरएनए। और यहाँ पर क्या रहता है, एमिनो एसिड्स रहता है। देखो टीआरएनए में एमिनो एसिड लगा रहेगा, अलग अलग टीआरएनए में अलग अलग एमिनो एसिड, ठीक है। तो ये एमिनो एसिड मान लो 1, ये एमिनो एसिड 2, ठीक। तो ये एमआरएनए जैसे आएगा राइबोसोम में तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर AUG है, AUG। तो AUG और मान लीजिए ये वाले टीआरएनए में UAC है, ठीक है, UAC। तो जाहिर है A जो है वो U को अट्रैक्ट करेगा, U जो है A को अट्रैक्ट करेगा, G जो है C को अट्रैक्ट करेगा। तो ये आरएनए, टीआरएनए यहां से आकर के क्या कर जाएगा, पेयर कर जाएगा इससे, UAC वाला, ठीक है, पेयर कर जाएगा। ये जानते हैं ये 3 बेस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एमिनो एसिड्स आ जाएगा कोई भी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मिथियोनिन कोई एमिनो एसिड्स है, वो क्या आ गया, मिथियोनिन। हम यहाँ पे 20 टाइप के एमिनो एसिड्स जो है को याद नहीं करवाएंगे, ऑलरेडी हमने बायोमोलिक्यूल में कोड आपको बता दिया है, ठीक है, जिस कोड से आपको 20 टाइप का एमिनो एसिड जो है वो याद हो जाएगा, आपको वहीं पर याद हो गया होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम नहीं बता रहे, ठीक है। मिथियोनिन आ गया। अब देखो सेकंड, देखो मान लीजिए यहाँ पर GGG है, ठीक है, GGG, और यहाँ पर जो है वो CCC है, इसमें CCC। तो जाहिर है ये जो है इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये हो गया, अट्रैक्ट किया, यहाँ आया, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि ग्लाइसिन, क्या आ गया, ग्लाइसिन, दूसरा एमिनो एसिड, क्योंकि इससे क्या कर गया, पेयर कर गया CCC से ग्लाइसिन। अब देखो यहाँ पर एक एमिनो एसिड, यहाँ पर एक एमिनो एसिड, तो ये इन दोनों में, ये अगर आप देखेंगे ये इन दोनों में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको कहते हैं पेप्टाइड ट्रांसफरेज एक्टिविटी, ठीक है। पेप्टाइड ट्रांसफरेज एक एंजाइम होगा, एक्चुअली वो एंजाइम नहीं होता है, ये जो लार्जेस्ट सब यूनिट है ना उसी की तरह काम करता है, वो एंजाइम की तरह एक्ट करता है। पेप्टाइड ट्रांसफरेज एक्टिविटी से ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये दोनों एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गया। अब ये क्या हो रहा है कि ये एमआरएनए जो है वो क्या चलता चला जा रहा है, आगे चल रहा है, इसके ऊपर ट्रांसलोकेट कर रहा है, फिसल रहा है। तो फिसलने से क्या होगा, AUG जो है ये यहाँ पर है, ये आगे आ जाएगा, AUG यहाँ आ गया। और ये GGG है, ये आप समझ करके चलिए, ये GGG जो है वो किधर आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, GGG यहाँ पर आ गया। अच्छा ये जो एमिनो एसिड्स था, ये जो TRN था, ये बाहर आ जाएगा। देखो AUG था तो ये वाला मिथियोनिन तो बाहर आ गया। अब मिथियोनिन के जगह पे जो है वो ग्लाइसिन, ये वाला ग्लाइसिन जो है ये आगे आ गया, क्योंकि GGG आगे आ गया, तो ये जो है ऐसे करके जो है वो आगे आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्लाइसिन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है। उसके बाद फिर क्या, जब ये बाहर आ जाते हैं तो ये TRNA जो है ना इस एमिनो एसिड से अलग हो जाता है, एमिनो एसिड से अलग हो गया। और इसी तरह से फिर यहाँ पे मान लीजिए कोई सा भी मान लो यहाँ पर जो है AAA है, तो AA जो है
यहाँ पर कोई ये होगा टीआरएनए होगा यू यू यू, ठीक है, और ये जानते हो यू 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 जिसमें रहता है वो कौन से अमीनो एसिड्स को रखता है, लाइसिन को रखता है। तो जाहिर है इसमें और इसमें अट्रैक्शन होगा, तो ये वाला यहाँ खिंचा के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पेयर कर गया, और यहाँ पे क्या आ गया, ठीक है, यहाँ पर जो है वो लाइसिन आ गया, लाइसिन। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ फिर से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा और नया नया जो है वो टीआरएनए ए साइड पे आता जाएगा और सब में जो है वो बॉन्ड बनता जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का चेन जो है वो बड़ा होता चला जाएगा, प्रोटीन का चेन बड़ा होता चला जाएगा, इसी को कहते हैं हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, इसी तरह से होगा। तो एक बात बताओ तुम हमको, तो जेनेटिक कोड जो अब ये जो आपको बताया था, ये जो आपको एमआरएनए पे 3 बेस का सीक्वेंस था उसको जेनेटिक कोड कहते हैं, ठीक है। और जो टीआरएनए पे, दरअसल समझना, जो टीआरएनए पे 3 बेस का जो सीक्वेंस था उसको, इसको कोड कहते हैं और इसको एंटी कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी कोड। टीआरएनए पे जो रहेगा वो क्या रहेगा, हो जाएगा तुम्हारा एंटी कोड, और जो इसमें रहेगा मतलब कि एमआरएनए पे रहेगा उसको क्या बोलेंगे, जेनेटिक कोड कहेंगे, या इसको जो आप कोडोन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोडोन। तो ये कोड का एंटी कोड, तो कोडोन का उल्टा क्या हो जाएगा, नोडोक। कोडोन का उल्टा बताओ क्या हो जाएगा, इसको जेनेटिक कोड को कोडोन कह रहे हैं, तो इसका देखो ये करो, है ना, NODOC, नोडोक। नोडोक कोडोन किसको कहेंगे, जेनेटिक कोड को। नोडोक किसको कहेंगे, एंटी कोड को कहेंगे। किसको कहेंगे? ये एंटी कोड को कहेंगे। तो आप देखेंगे एंटी कोड को, ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर लेके चला आया एंटी कोड, तो इसी तरह से, ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो चलती रहेगी, इसी को प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं, प्रोटीन ऐसी बनता है। अब एक बात देखो, तो टोटल कितने तरह का, हाँ एक चीज और, ये बताइए टीआरएनए कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में है, साइटोप्लाज्म में मेनली वाटर होता है, इसीलिए इसको सॉल्युबल आरएनए कहते हैं। दूसरी बात आप देखा, ट्रांसफर आरएनए भी इसको, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, क्यों? क्योंकि यही एमिनो एसिड्स को राइबोसोमल साइट पे ट्रांसफर करता है, ले करके आता है, ताकि ये प्रोटीन चेन में, ये एमिनो एसिड्स प्रोटीन चेन में इंक्लूड हो सके। इसी वजह से उसको हम लोग और क्या कहते हैं, टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं टीआरएनए को। और अडेप्टिव, आपने पढ़ा था, अडेप्टर आरएनए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीआरएनए, अडेप्टर आरएनए। क्यों? क्योंकि टीआरएनए खुद को एमआरएनए के हिसाब से अडेप्ट करता है, ठीक है। जैसे अगर एमआरएनए में यहाँ पर ए आ गया, तो टीआरएनए यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, यू आएगा। अपनी मर्जी तो चलती नहीं है टीआरएनए की, कि कोई भी टीआरएनए जो है वो चला रहा नहीं, ये जैसा एमआरएनए आएगा उसी के हिसाब से टीआरएनए अडेप्ट करता है, उसी के हिसाब से, ठीक है, वो राइबोसोमल साइट पर आता है। इस वजह से इसको हम लोग अडेप्टर आरएनए भी कहते हैं, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। अब देखिएगा एक चीज और होती है जिसको हम कह रहे हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब 3। अगर तुम ऐसा समझो कि ट्रिपलेट जो है, ठीक है, जेनेटिक कोड इज मेड अप ऑफ 3 बेसेस, ठीक है, 3 बेसेस। तो अगर मान लीजिए आप कहते हैं इफ जेनेटिक कोड इज, ठीक है, सिंगलेट अगर होता, यानी सिंगल बेस, सिंगल जो है वो नाइट्रोजनस बेस का रहता, तो वो कितने तरह का हो सकता था, ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ जीसी इज पॉसिबल। नहीं समझ रहे हो? अगर मान लीजिए जेनेटिक कोड ऐसा होता कि एक ही जेनेटिक कोड जो है वो, अगर आप देखेंगे एक ही जेनेटिक कोड और ये, और एंटी कोड भी एक ही रहता तब, और एक ही तरह का एमिनो एसिड्स आता, तो मान लीजिए कितने तरह का जेनेटिक कोड पॉसिबल था। एक गुआनाइलिक एसिड था, एक एडिनाइलिक एसिड था, एक यूरिडाइलिक एसिड था, थाइमिडाइलिक एसिड नहीं, यूरिडाइलिक और साइटिडाइलिक एसिड था। यानी 4 तरह का जेनेटिक कोड जो है वो पॉसिबल था। जब 4 तरह का जेनेटिक कोड जो है वो पॉसिबल था, तो ये कितने तरह के एमिनो एसिड्स को कोड करता, थ्रू टीआरएनए के थ्रू कितने तरह के एमिनो एसिड्स को बुला सकता था। अरे 4 तरह का जेनेटिक कोड है तो 4 ही तरह के एमिनो एसिड्स को बुलाता, और कितने तरह का। लेकिन प्रोटीन में, कोई भी प्रोटीन में, ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे क्या सिर्फ 4 ही तरह का एमिनो एसिड्स होता है कि 20 तरह का एमिनो एसिड्स होता है? 20 तरह का एमिनो एसिड्स होता है। यानी ये बात सही है, ये बात यहाँ पर गलत है कि जेनेटिक कोड
सिंगलेट नहीं हो सकता है। अगर सिंगलेट होता है तो सिर्फ 4 ही तरह के अमीनो एसिड्स, हर प्रोटीन, दुनिया के हर प्रोटीन में सिर्फ 4 ही तरह के आपको अमीनो एसिड्स मिलते, लेकिन ये जो है वो सही नहीं है, ठीक है। सेकंड देखिए, इफ जेनेटिक कोड इज डबलेट, अगर जेनेटिक कोड क्या हो जाए, डबलेट हो जाए, 2 हो जाए, तो 2 का कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो क्या हो सकता, कितने तरह का जेनेटिक कोड बनेगा। अगर 2 का बना रहता तो देख लो, ये बन जाता तुम्हारा, हाँ, GAUC GAUC। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें 4 × 4 यानी कि 16 तरह का, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 16 तरह का जेनेटिक कोड बनता, 16 तरह का। अगर 16 तरह का जेनेटिक कोड होता तो कितने तरह का टीआरएनए होता, 16 तरह का टीआरएनए होता, और 16 तरह का टीआरएनए होता तो 16 तरह का एमिनो एसिड्स भी होता। लेकिन क्या एमिनो एसिड्स किसी भी प्रोटीन में सिर्फ 16 ही तरह के होते हैं कि 20 टाइप के एमिनो एसिड्स होते हैं, 20 टाइप के होते हैं। यानी जेनेटिक कोड जो है वो आपको 16 तरह का भी नहीं होगा, यानी डबलेट भी नहीं होगा। अब देखिए ट्रिपलेट देखिए, अगर आप इफ जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, अगर जेनेटिक कोड जो है वो क्या रहेगा, ट्रिपलेट रहता है, 3 रहता है, ठीक है, तो 16 टाइप्स ऑफ जीसी इज पॉसिबल, ठीक है। अगर ट्रिपलेट रहता है तो आप कर लीजिए, यहाँ पर आप निकाल सकते हैं GAUC ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो कितने तरह का होगा, अगर ट्रिपलेट रहता है 3 बेस पेयर का बना रहेगा तो कॉम्बिनेशन जो आएगा वो 64 टाइप्स के जीसी का कॉम्बिनेशन आएगा, 64 टाइप का। यानी जेनेटिक कोड अगर 64 तरह का होगा, 64 तरह का होगा, तो टीआरएनए भी कितने तरह का होगा, 64 तरह का होगा। तो एमिनो एसिड्स, तो एमिनो एसिड्स तो 20 तरह का है, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। मतलब एक बहुत तरह के जेनेटिक कोड जो है वो एक ही तरह, जैसे देखो जीजी जीजी जी जीजी सी, ठीक है, जीजीजी जीजीसी, ये सब जो है ना, मतलब कि आप समझ लीजिए कि 64 टाइप का एमिनो, ये जो है जेनेटिक कोड है, और एमिनो एसिड्स कितना है, सिर्फ 20 तरह का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कि एक एमिनो एसिड्स को एक से ज्यादा जेनेटिक कोड क्या कर लेगा, कोड कर लेगा। इसमें क्या दिक्कत है बताओ, एक एमिनो एसिड्स को एक से ज्यादा जेनेटिक कोड क्या कर लेगा, कोड कर लेगा। लेकिन कम से कम इतना तो होगा ना कि 20 तरह का एमिनो एसिड्स, ऑल 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड विल इनकॉर्पोरेट इनटू द प्रोटीन चेन, ठीक है, वो 20 तरह का एमिनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन चेन में इंक्लूड हो पाता, ठीक है, वो ऑल टुगेदर 20 टाइप्स के एमिनो एसिड्स का, ठीक है। तो कम से कम जो है इतना जो है वो, ठीक है, ये 64 तरह का होने से ये फायदा है। यानी इसीलिए जेनेटिक कोड जो होगा वो क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। यही बात को देख करके क्या हुआ, जॉर्ज गैमो साहब ने ये बोला था कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है। अरे मेन मकसद क्या है, मेन मकसद है कि किसी भी कोई भी प्रोटीन बने उसमें हर तरह के एमिनो एसिड्स को बुला लिया जाए, और हर तरह के एमिनो एसिड्स को आप, ठीक है, 4 तरह के जेनेटिक कोड से नहीं बुला सकते हैं। आप 16 तरह के एमिनो एसिड्स को, 16 तरह के जेनेटिक कोड्स को 20 तरह के एमिनो एसिड्स को नहीं बुला सकते हैं। आपको कम से कम, ठीक है, कम से कम जेनेटिक कोड या तो 20 तरह का होना चाहिए या 20 से ज्यादा होना चाहिए, ताकि हर एक एमिनो एसिड्स के लिए, ठीक है, अलग अलग, हर एक एमिनो एसिड्स के लिए अलग अलग क्या हो सके, जेनेटिक कोड हो सके, ठीक है, अलग अलग जेनेटिक कोड हो। तो इसमें देखिए यही जो है जेनेटिक कोड क्या होगा, ट्रिपलेट होगा, ठीक है, ट्रिपलेट। सेकंड, डीजेनरेट या रिडंडेंट, ये वही है जो अभी आपको समझाया। क्या भाई, एक टाइप का अमीनो एसिड्स एक से ज्यादा टाइप के जेनेटिक कोड से क्या हो सकता है, कोड हो सकता है, हाँ या ना। क्यों, क्योंकि जेनेटिक कोड का नंबर ज्यादा है और अमीनो एसिड्स का नंबर कम है, सिर्फ 20 ही है, जेनेटिक कोड 64 है, ठीक है। ये इसी को कहते हैं डीजेनरेट या रिडंडेंट, ठीक है। वन टाइप्स ऑफ amino acids can be coded by
more than one types of genetic code, यही है डीजेनरेट या रिडंडेंट। तीसरा कॉमालेस, ठीक है। कॉमालेस का मतलब देखो क्या होगा कि genetic code is formed by without punctuation mark on mRNA। पंक्चुएशन मार्क का मतलब नो बेस is left between the genetic codes। देखो मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए, जैसे ये mRNA है, बहुत सारा ये है न्यूक्लियोटाइड बेसेस, ये एक जेनेटिक कोड, ये एक जेनेटिक कोड। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला एक जेनेटिक कोड या ये वाला जेनेटिक कोड, बीच में आप देख रहे हैं एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो छूट रहा है, एक बेसिस छूट रहा है, एक यहाँ पर दो न्यूक्लियोटाइड छूट रहा है, ऐसा नहीं होगा। जेनेटिक कोड में पंक्चुएशन मार्क या कॉमा वॉमा जो है वो नहीं होता है, कॉमालेस होता है। कोई भी जेनेटिक कोड जो है वो छूटेगा नहीं। अगर यहाँ पर एक जेनेटिक कोड खत्म हो रहा है तो यहाँ से फिर दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से फिर तीसरा स्टार्ट है, यहाँ पे चौथा है, यहाँ पे पांचवा। यानी जेनेटिक कोड, दो जेनेटिक कोड के बीच में कहीं पर भी कोई बेस, ठीक है, बेसिस या फिर वही जो है न्यूक्लियोटाइड जो है वो लेफ्ट नहीं होगा, छूटेगा नहीं। इसी को आप क्या बोलते हैं, कॉमालेस कहते हैं, कॉमालेस कैरेक्टर। चौथा जो है वो क्या है, नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग होता है, एक दूसरे के ओवरलैप नहीं करेगा। जैसे देखो ये mRNA है ना, ये एक जेनेटिक कोड, ये दूसरा जेनेटिक कोड, ये तीसरा जेनेटिक कोड, ये चौथा जेनेटिक कोड नहीं है, ऐसा नहीं होगा। मतलब देखो ये वाला जो है, ये वाला जेनेटिक, ये जो बेस है या न्यूक्लियोटाइड जो है, ठीक है, ये दो जेनेटिक कोड में, जैसे ये दो तीन, ये दो जेनेटिक कोड में इंक्लूड हो रहा है, दो में भी तीन में भी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होता। मतलब दो वाला जेनेटिक कोड और तीन वाला जेनेटिक कोड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होता है। आप ये तो कैसा होता है जेनेटिक कोड, नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब जैसे यहीं पे बता दे रहे हैं, चलो इसी में बता दे रहे हैं, ये एक जेनेटिक कोड, ये दूसरा जेनेटिक कोड, ये तीसरा जेनेटिक कोड, ये चौथा जेनेटिक कोड, ये इस तरह से जेनेटिक कोड होगा, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे ये ऐसे जो है वो नहीं होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा। समझ में आ गई बात, यही है नॉन ओवरलैपिंग। कह लीजिए, कह सकते हैं आप, वन न्यूक्लियोटाइड या बेस, ठीक है, इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ, is used in formation of only, is used in formation of only one genetic code, ठीक है।
ये हो गया नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग के बाद फिर क्या होगा तुम्हारा, यहीं पर लिख रहे हैं स्पेसिफिक और अनएम्बिगुअस। स्पेसिफिक या अनएम्बिगुअस। जेनेटिक कोड जो रहेगा वो बहुत ही स्पेसिफिक रहेगा। जैसे अगर आप देखेंगे, देखो ये क्या है, जेनेटिक कोड है, मान लो कितने तक होगा, 64 तक। और ये जो है वो एमिनो एसिड्स है, कितने तक होगा, 20 तक। ठीक है, ये बात मानते हैं जो डिजेनरेट या रिडंडेंट होती है, ये बात मानते हैं कि एक एमिनो एसिड्स एक से ज्यादा जेनेटिक कोड से कोड हो सकता है, कॉल किया जा सकता है। लेकिन एक एमिनो एसिड्स जो होगा ना, वो सिर्फ एक ही एमिनो एसिड्स को कोड करेगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए ये ग्लाइसिन है, और ये जो जेनेटिक कोड यहाँ पर अगर मान के चलिए ये GGG है, GGU है, GGC है, GGA है। ये सब जो है GGG, GGU, GGC, GGU, एक ग्लाइसिन जो है इतने सारे एमिनो एसिड से कोड हो रहा है। लेकिन एक एमिनो एसिड की बात करें, जैसे GGG की बात करें, GGG अगर किसी को कोड करेगा तो वो सिर्फ किसको कोड करेगा, ग्लाइसिन को कोड करेगा, और किसी को कोड नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि वन जेनेटिक कोड ओनली कोड फॉर ओनली ओनली कोड फॉर वन एमिनो एसिड्स। ये सिर्फ किसको कोड करेगा, ठीक है, एमिनो। हाँ, ये एमिनो एसिड्स कैन बी, ये वन एमिनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन एमिनो एसिड, मोर देन वन जेनेटिक कोड। उसके केस में आप कह सकते हैं मोर देन वन जेनेटिक कोड, वो हम मान सकते हैं कि वो रिडंडेंट या डीजेनरेट होता है, रिडंडेंट या डीजेनरेट। ठीक है, जैसे कुछ अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, अनएम्बिगुअस या स्पेसिफिक। जेनेटिक कोड जो है स्पेसिफिक रहता है। ठीक है, अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, वैसिलेट मतलब कोई चीज क्लियर नहीं, ऐसा नहीं है। अनएम्बिगुअस का मतलब हो जाएगा क्लियर नहीं होना, लेकिन अनएम्बिगुअस का मतलब होगा एकदम क्लियर होना। और जेनेटिक कोड एकदम किसके, जेनेटिक कोड किस एमिनो एसिड्स को कोड करेगा, ये एकदम क्या होता है, क्लियर होता है, एकदम क्लियर होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है तुम्हारा जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल जेनेटिक कोड जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, यानी कि सारे ऑर्गेनिज्म में, अगर मान लीजिए GGG ग्लाइसिन को कोड कर रहा है, तो सारे ऑर्गेनिज्म में वो ग्लाइसिन ही को कोड करेगा। दुनिया के कोई भी ऑर्गेनिज्म में, इंसान, जानवर, प्लांट्स, ठीक है, सब जगह, प्रोटोजोआ, सब जगह उसी कोड का। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है जो अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है,
same type of genetic codes for same type of amino acid, same type of amino acid. Code for in all organism except prokaryote, नहीं prokaryote नहीं, ciliate protozoa, mitochondria, plastids, प्रोकैरियोट्स भी कर लो। ठीक है, देखो जैसे एग्जाम्पल देखो यूनिवर्सल आप अगर देखेंगे कि जी ग्लाइसिन कोड करता है सारे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, एक्सेप्शन तो आप जान ही रहे हैं, एक्सेप्ट ये यू फिनाइलिन ए लाइसिन सी फ्लोरिन। अब देखो प्रोकैरियोट में ये चीज क्या हो जाएगी, फेल कर जाएगी। प्रोकैरियोट ही का एक फॉर्म है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। हम लोग इवोल्यूशन में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में प्रोकैरियोट ही के तरह, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड भी पहले अलग रहता था। बाद में जब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलेज डेवलप कर गए तब ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स उस सेल के अंदर चला गया जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल डेवलप किए थे और वो यूकैरियोटिक सेल बन गया। तो प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के तरह ही माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड भी बिहेव करता है। आप जानती हैं माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है, आरएनए रहता है और 70S का राइबोसोम रहता है। यही चीज़ जो है वो प्रोकैरियोट में भी रहती है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है, आरएनए रहता है और 70S का राइबोसोम रहता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी और सीलिएट प्रोटोजोआ तुम लोग को याद आ रहा है? सीलिएट देखो सीलिएट प्रोटोजोआ जो है, ठीक है, अब तुम लोग यहाँ पर रहते सामने में तो जवाब देते ना, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम लोग जवाब दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। खैर चलो कोई बात नहीं, वो भी दौर फिर आएगा, ठीक है, जब फिर से सारी चीज़ें खुल जाएंगी, फिर से जो है हम लोग एक साथ उठेंगे, बैठेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, एक साथ हंसेंगे, एक साथ बोलेंगे, सब कुछ जो है एक साथ फीलिंग्स शेयर करेंगे। वक्त आएगा, ऐसी बात नहीं है। आप समझ लीजिए कि ये हमारे और तुम्हारे आजमाइश का दौर है। आजमाइश मतलब कि ऊपर वाला शायद हमको टेस्ट कर रहा है, हो सकता है, ठीक है, वो भी ये भी एक वक्त है, गुजर जाएगा और अच्छा वक्त आएगा, फिर से जैसे जिए थे फिर से जिएंगे वैसे। खैर चलो,
तो वो क्या हो जाएगा, हम क्या बोल रहे थे कि अब वही जो है हमको ऐसा लगता है कि तुम लोग रिस्पॉन्स, तुम्हारी आवाज़ आती, ठीक, कहाँ थे हम? हाँ, क्या वक्त दिखाया राम जी ने, हैं? अल्लाह ने, राम जी ने क्या वक्त दिखा दिया। खैर, उसी ने किया है, वो वही ठीक करेगा। चलो ठीक है, तो हम ये कह रहे थे सीलिएट प्रोटोजोआ। तो तुमको याद है ना वो जो तुम्हारा ये होता था, सबसे पहले क्या था, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था। प्रोटिस्टा में जो है वो 1 2 3 4 5 है ना, क्राइजोफाइटा था, ठीक है, फिर पायरोफाइटा था जिसको एनसीईआरटी डिनोफ्लैजिलेट कहती है, यूग्लेनोफाइटा था, यूग्लेना जिसको कहते हैं, और फिर जो है यहाँ पर स्पोरोजोआ था, और यहाँ पर जो है ये क्या नाम था भाई इसका, जो अब यहाँ पर तुम लोग बताते ना हमको, स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड था, ठीक है, क्राइजोफाइटा, पायरोफाइटा, यूग्लेनोफाइटा, स्लाइम मोल्ड, ठीक है, इसको डिनोफ्लैजिलेट, इसका एग्जाम्पल डायटम्स वगैरह होता था। तो ये स्पोरोजोआ जो था, ये आपने देखा था कैसे हम लोगों ने इसका ये भी किया था, क्लासिफिकेशन किया था, हैबिटेट के बारे में पढ़ा था, हैबिटेट के बाद में बॉडी के बारे में पढ़ा था कि भाई इनकी बॉडी बहुत छोटी होती है, ये ग्रीन कलर की बॉडी रहेगी, इनकी बॉडी जो है वो अगर आप देखेंगे इनकी बॉडी जो है वो काफ़ी कलर की होती है, डिपेंड करता है कैसा इनमें जो है वो पिगमेंट है। स्लाइम मोल्ड भी जो कि बॉडी जो है वो फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है, वो स्पोरोजोन्स फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाता था, अनफेवरेबल कंडीशन में अलग हो जाता, स्पोर बनाता था। स्पोरोजोआ की बॉडी जो है काफ़ी वेरिएबल होती थी। फिर बॉडी वॉल के बारे में देखा था कि इसमें कैसे सिलिकेटेड सेल वॉल रहती है, हाइपोथिका, एपिथिका, जो कीसल गर्ग या फिर जो है वो डायटमिस अर्थ का फॉर्मेशन करता था। पायरोफाइटा में भी आपने देखा कि वो सोप बॉक्स की तरह इसमें प्रेजेंट है। पायरोफाइटा में भी आपने देखा कि सेल वॉल, ठीक है, ट्रू, ये सेल वॉल जो है उसमें प्रेजेंट रहता था, और वो सेल वॉल के बीच में आपने देखा था कि वो फरो रहता था जिससे फ्लैजिला बाहर निकलता था। अच्छा, यूग्लेनोफाइटा में देखा था पेलिकल प्रेजेंट होता था। स्लाइम मोल में देखा कि ट्रू वॉल नहीं रहती थी फेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में जब स्पोर बनता था ट्रू वॉल आती थी जो कि काफ़ी रेसिस्टेंट होती थी। स्पोरोजोआ में आपने देखा कि बहुत तरह के थे, विदाउट सेल वॉल भी थे, सिलिकेटेड सेल वॉल भी, कैलकेरियस सेल वॉल भी, सब तरह के सेल वॉल। कैलकेरियस सिलिकेटेड सेल वॉल मेनली मरीन फॉर्म में रहता था। बॉडी वॉल के बाद फिर आपने देखा था, ठीक है, बॉडी वॉल के बाद फिर क्या देखा था तुमने, ठीक है, बॉडी वॉल एंड हैबिटेट था। ठीक, हैबिटेट इसका देखा फ्रेश वाटर, मरीन वाटर दोनों, ठीक है, ये क्या रहता था, ठीक है, मोस्टली मरीन वाटर, ये जो था फ्रेश वाटर में, स्टैगनेंट वाटर में, ये टेरेस्ट्रियल था, और ये जो है बहुत वेरिएबल था, ये फ्रेश वाटर मरीन वाटर दोनों प्रेजेंट था, ये टेरेस्ट्रियल भी था, ठीक है, मॉइस्ट सॉइल्स में ये प्रेजेंट रहता था, ठीक है। उसके बाद बॉडी वॉल के बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा था, इसका न्यूट्रिशन देखा था। तो न्यूट्रिशन मोस्टली फोटोसिंथेटिक, सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर होता है ओशन का वो क्राइजोफाइटा ही होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक। इसमें क्लोरोफिल ए, सी और बीटा कैरोटीन होता था, ये भी मोस्टली फोटोसिंथेटिक। क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल ए, सी और बीटा कैरोटीन इसमें ही प्रेजेंट होता था। इसमें अगर आप देखेंगे ये हायर एनिमल की तरह जो है वो क्या रहता था, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, ये दोनों मिक्सोट्रॉपिक होता था। फोटोसिंथेटिक उसमें भी हो सकता है कि क्लोरोफिल ए, बी और, ठीक है, ए और बी होगा, बी क्लोरोफिल हायर प्लांट की तरह, इन दोनों की तरह सी नहीं होगा। और अल्फा जो है वो कैरोटीन रहेगा, जैंथोफिल भी रहेगा। स्लाइम मोल्ड जो है, ठीक है, ये सैप्रोफाइटिक होते थे। स्पोरोजोआ जो थे वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता था।
और इसका जो रिजर्व फूड, क्योंकि इन्हीं तीनों में जो है फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो रिजर्व फूड इसी में होगा। इसका रिजर्व फूड क्राइजोफाइटा का क्राइसोलैमिनरिन, इसका कार्बोहाइड्रेट एंड ऑयल, और यूग्लेनोफाइटा का अगर आप देखिएगा तो वो जो है पैरामाइलोन, ठीक है, ल्यूकोसिन और पैरामाइलोन था, ल्यूकोसिन पैरामाइलोन यूग्लेनोफाइटा। स्लाइम मोल में रिजर्व फूड नहीं, स्पोरोजोआ में नहीं। न्यूट्रिशन के बाद फिर हम लोगों ने देखा था इनका लोकोमोशन। तो लोकोमोशन आपने देखा था क्राइजोफाइटा का कैसे होता था, इतने छोटे थे कि ये वाटर करंट के साथ बह जाते थे। प्लैंक्टन्स यही ना होता है, प्लैंक्टन्स होते थे ये। पायरोफाइटा में आपने देखा कि दो फ्लैजिला परपेंडिकुलर फरो से निकलता था, उसी के बीटिंग से मूव करता था। यूग्लेनोफाइटा में भी अगर आपने देखा था कि इसे ही दो फ्लैजिला था, एक बड़ा होता था एक छोटा होता था, और उसी की मदद से जो है ये मूव करता था। आपने को डायग्राम वगैरह सब बताया था वहाँ पे, कैसे जो है वो क्लोरोप्लास्ट सब रहता था, रिजर्व फूड उसमें वहाँ पर प्रेजेंट होता था, रिजर्व फूड रहता था, क्लोरोप्लास्ट बीच में न्यूक्लियस होता था, और फिर फ्लैजिला भी प्रेजेंट, गलेट ऊपर में रहता था जिससे फूड अंदर जाता था, बेसल बॉडी, पैराबेसल बॉडी, ये सारी चीज़ें। साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइडेड, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। यूग्लेनोफाइटा स्लाइम मोल्ड में, स्लाइम मोल्ड का जो लोकोमोशन था, दे मूव अलोंग द डिकेइंग ट्विक्स एंड वीक एनगल्फिंग द ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ये स्लाइम स्पोरोजोआ का बहुत तरह का हो सकता, सीरोपोडिया से भी, विथ और विदाउट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में सीरोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला, ठीक है, इस तरह से, या फिर बॉडी वॉल जो ये जो है चारों तरफ इनके जो फ्लूइड था उसके मदद से भी ये आगे जा सकते थे। ये बहुत तरह का, इसका एग्जाम्पल जो अगर आपने देखा डाइएटम्स, जो डाइएटम अर्थ का फॉर्मेशन करता था, जिसको हम काट करके जो है वो हम लोग फिल्ट्रेशन, पॉलिशिंग, या फिर जो है वो सिरप मेकिंग में यूज़ करते थे। और इसका एग्जाम्पल जो था वो आपको डेनोफ्लैजिलेट था, इसका एग्जाम्पल, ठीक है, पायरोफाइटा का, ठीक है। इसका अगर आपने डेनोफ्लैजिलेट जो है उसका एग्जाम्पल था, ठीक है। और गोनाइलेक्स, ठीक है, जिम्नोडियम, दो एग्जाम्पल था, गोनाइलेक्स, जिम्नोडियम। गोनाइलेक्स जो है वो आपको रेड टाइट शो करता था, नंबर इनका बहुत ज़्यादा बड़ा, दोनों रेड टाइट शो करते थे, ठीक है, रेड है। यूग्लेनोफाइटा जो है, ठीक है, इसका यूग्लेना जो है वो एग्जाम्पल हो जाता था, ठीक है। स्लाइम मोल्ड का, स्लाइम मोल्ड जो है वो क्या होगा, एग्जाम्पल कैप्सुलम का फॉर्मेशन। स्पोरोजोआ अगर आप देखेंगे तो ये जो है वो चार तरह का होता था स्पोरोजोआ, है कि नहीं। एक जो होता था अमीबॉयड, एक क्या होता था अमीबॉयड, एक होता था तुम्हारा फ्लैजिलेट, एक होता था सीलिएट, सीलिएट, और सबसे लास्ट में क्या होता था, ठीक है, वो प्रोटोजोआ, ठीक है। ओ सॉरी, गलती तो लिख दिए भाई, प्रोटोजोआ, ये क्या होता है, प्रोटोजोआ हो जाएगा। और प्रोटोजोआ का सबसे लास्ट में क्या होता था, स्पोरोजोआ होता था, स्पोरोजोआ, है कि नहीं। ये जो है अमीबॉइड है तो सीडोपोडिया के मदद से मूव करता था, ये फ्लैजिला के, सीलिया के, ये, ठीक है, सराउंडिंग फ्लूइड के फ्लो के साथ बहता था स्पोरोजोआ। इसमें अगर आप देखेंगे अमीबा एंड अमीबा, फ्लैजिलेटेड में इसका एग्जाम्पल, एक सेकेंड, सीलिएट का एग्जाम्पल जो है वो आपको क्या अरे भाई ये इसका एग्जाम्पल जो थे जिससे स्लीपिंग ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, गैम्बियंस ट्रिपैनोसोमा इसका एग्जाम्पल था, लेशमानिया इसका एग्जाम्पल था। सीलिएट का एग्जाम्पल जो आपको डायग्राम के साथ ही बताया था, नाम भी भूल गए हम उसका, क्या नाम था ऐसे करके, क्या नाम था जी, अरे याद कर लेना। सीलिया जो है वो प्रेजेंट नाम, ये जो है, ठीक है। स्पोरोजोआ में अगर आप देखेंगे प्लाज्मोडियम जो है इसका एग्जाम्पल था स्पोरोजोआ में, ठीक है। तो ये सब अगर आपने देखा कि हाँ, तो ये जो फ्लैजिलेट, लेशमानिया, या ठीक है ट्रिपैनोसोमा जिसका एग्जाम्पल था, ठीक है। तो पैरामीशियम, हाँ ये क्या था, पैरामीशियम था। तो फ्लैजिलेटेड, ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे फ्लैजिलेटेड में इसके अंदर जो आपको लेशमानिया, ट्रिपैनोसोमा था, ये आपको जेनेटिक कोड का फॉलो नहीं करता था, ठीक है। जेनेटिक कोड जो है यूनिवर्सैलिटी ऑफ जेनेटिक कोड इन सभी में फेल कर जाती है, इन सभी में क्या हो जाती है, फेल कर जाती है। और उसके बाद फिर आप जैसे, हाँ एक और चीज देखोगे, AUG, ठीक है, एक्ट एज स्टार्टिंग कोड, स्टार्टिंग कोड, जेनेटिक कोड, ठीक है। देखो
हमेशा मान लो हमेशा जो स्टार्टिंग कोडोन की तरह यानी स्टार्टिंग जेनेटिक कोड की तरह जो काम करता है वो AUG ही काम करता है, AUG। ठीक है, वो बताते हैं आगे क्या होता है, स्टार्टिंग कोड क्या होता है। अभी प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे ना, वहां पर जो है वो सही से पता चलेगा। ठीक है, पता चलेगा। तो अगर आप देखेंगे तो गौर करिएगा, AUG एक्ट एज स्टार्टिंग कोड। ठीक है, कहाँ यू क्या स्टार्टिंग है। ठीक है, एंड कोड्स फॉर किसको कोड फॉर किसको कोड करता है, मिथियोनिन, मिथियोनिन को। ठीक है, मिथियोनिन को इन किसमें, इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रोकैरियोट में फेल करेगा, बट ठीक है फॉर्माइल मिथियोनिन, इसको मिथियोनिन को हम लोग मेट भी कह सकते हैं, मेट मेट भी कह सकते हैं। लेकिन यही जो है मिथियोनिन जो है, यही जो है AUG। ठीक है, फॉर्माइल फॉर बट फॉर्माइल मिथियोनिन इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में यानी F मेट में को ये कोड करता है प्रोकैरियोट में। यानी क्या फेल किया ना यूनिवर्सैलिटी, इसमें AUG स्टार्टिंग कोडोन की तरह काम करता है। ठीक है, और जो है ठीक है, और अगर आप देखिएगा उसके बाद जो है फिर क्या हो सकता है। ठीक है, कि AUG के बाद अच्छा आप जैसे ये भी देखेंगे कि UAG, उगा। ठीक है, इसको कहेंगे ओकर, इसको कहेंगे एम्बर, और इसको कहते हैं ओपल। उआ, उअग, उगा। ठीक है, सिंगल ये याद रखिएगा, उआ उअग उगा। सेकंड लेटर जो सेकंड वाला जो लेटर होगा उसका सीक्वेंस देख लीजिएगा। सबसे पहले C आता है तो ओकर, उसके बाद M आता है तो एम्बर, और उसके बाद P आता है तो ओपल कहेंगे। ये स्टॉप कोडोन की तरह काम करेगा। ठीक है, एक्ट एज स्टॉप कोडोन। अभी बताते हैं ये क्या होता है स्टॉप कोडोन। ठीक है, किसी भी स्टॉप कोडोन मतलब कोड्स नो एमिनो एसिड्स, किसी भी एमिनो एसिड्स को ये कोड नहीं करता है। स्टॉप कोडोन जो है किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करता है। यानी 64 तरह के एमिनो एसिड्स है ना, इसमें से ये 3 जो है वो किसी तरह के एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा। यानी सिर्फ 61 तरह का 61 तरह का जेनेटिक कोड। ठीक है, 61 तरह का जेनेटिक कोड एमिनो एसिड को कोड करता है, क्योंकि 3 जो होता है स्टॉप कोडोन होता है। ठीक है, ये और सबसे लास्ट में एक और क्या है, उसको हम लोग कहते हैं पोलर। क्या कहेंगे, पोलर। ठीक है, मतलब जेनेटिक कोड हैव स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग पोल। ठीक है, टर्मिनेटिंग पोल जैसे एग्जांपल स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग पोल, जैसे ये देखिए, ये अगर आप देख रहे हैं, ये मान लो AUG है। आप सोचेंगे कि इधर से स्टार्ट करते हैं इधर जाते हैं AUG, या इधर से स्टार्ट करते इधर आते हैं GUA। चीज तो एक ही है, नहीं ऐसा नहीं है, चीज एक नहीं है। GUC, GUA। ठीक है, ये आपको किसी और एमिनो एसिड्स को कोड करेगा, जबकि AUG जो है ये किसी और एमिनो एसिड को करेगा। इसका बाराबते ऐसा नहीं है कि इधर वाला पोल और इधर वाला पोल बराबर है, नहीं, ये स्टार्टिंग पोल है, ये स्टार्टिंग पोल है, और ये जो है वो टर्मिनेटिंग पोल है। ठीक है, ये पोलर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, पोलर होता है। ऐसा नहीं समझिएगा कि ये जो है ये रहेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज जरा सा देख लो, एक और चीज जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉबल हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं इसको हम लोग, वॉबल हाइपोथेसिस।
वॉबल हाइपोथेसिस। ये क्या करता है वॉबल हाइपोथेसिस? ये बोलता है, ठीक है, पेयरिंग ऑफ, वॉबल साहब ने दिया था, पेयरिंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड बेसिस ऑफ genetic code with anticode on tRNA is very perfect, but pairing of third base is not very perfect। देख लो पेयरिंग, देखो जैसे मान लो ये कोई mRNA है, ठीक है, mRNA, इसकी जो पेयरिंग होगी, मान लीजिए कि ये कोई जेनेटिक कोड है, जैसे AUG ही मान लो, AUG, या ऐसा करो GUG मान लो, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आ जाएगा तुम्हारा CAC। तो GUG कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है? ये जो है F मेट को कोड करेगा, नहीं GUG ना है, F मेट को नहीं, ये कोड करेगा वैलिन को, हाँ, वैलिन को कोड करेगा, ठीक है। तो देखो तभी यही जो है, जैसे मान लो यहाँ पे, एक सेकेंड, मान लो यहाँ पे GGC अगर आ जाए, तो अभी लिखाया है तुम लोग को, बताया था GGC कौन से अमीनो एसिड्स को कोड करेगा, ठीक है, ये करेगा ग्लाइसिन को, ठीक है। अब देखो पहला और सेकंड जो बेसिस रहेगा वेल पेयर्ड रहेगा, अच्छे से इनकी पेयरिंग रहेगी, ठीक है, इस वेरी बहुत परफेक्ट रहेगी। लेकिन ये जो आखिरी वाला जो पेयरिंग जो रहती है वो बहुत परफेक्ट जो है वो नहीं होती है। तो इसका सिग्निफिकेंस, आखिरी वाले का सिग्निफिकेंस जो है वो उतना नहीं रहता है, मेन इसी दोनों पे डिपेंड करता है। और यही रीज़न है, वॉबल हाइपोथेसिस है, यही रीज़न है कि आप देखेंगे GGG, GGU, GGA, GGC, GGU, GGA, GGG, ये तीनों जो है वो ग्लाइसिन को, ये चारों जो है ग्लाइसिन को कोड करता है। यानी इसका कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, ये चेंज भी हो रहा है तब भी अमीनो एसिड्स जो है वो चेंज नहीं हो रहा, मेनली ये इसी दोनों का इंपॉर्टेंस है। जैसे डीजेनरेसी यही ना होता है, मतलब आप कह लीजिए कि डीजेनरेसी इसी को कहना कहते हैं ना, है रिडंडेंसी जो है इसी को कहते हैं। तो यही दो जो है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, इनका कोई इसका कोई ये सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस, इसी को कहते हैं हम लोग वॉबल हाइपोथेसिस। अब इसके आगे जो है वॉबल हाइपोथेसिस के बाद अब हम लोग जो है यहाँ से, यहाँ पर हो गया जेनेटिक कोड, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। क्या स्टार्ट करते हैं? ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक। देखो
देखो ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। तो